Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. This is Agha Shahryar Khan. I welcome to all of you on the platform of CSS Brainview and particularly in the orientation session of English Pressy and Composition for CSS and PMS candidate. My short introduction is I belong to the 48th CTP and I'm currently working as Assistant Accountant General in AG Sin, belongs to Pakistan Audit and Account Service. आज के ओरिएंटेशन सेशन का क्या पर्पस है। मैं हर ओरिएंटेशन सेशन में ये बोलता हूँ कि इसका कतई ये पर्पस नहीं है कि टू फोर्स यू और टू कन्विंस यू टू ज्वाइन आवर प्लेटफॉर्म, बल्कि ओरिएंटेशन सेशन का मकसद ये होता है कि टू गिव यू द कंप्लीट रोड मैप ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ दैट पार्टिकुलर सब्जेक्ट। आपको उस सब्जेक्ट का पार्टिकुलर सब्जेक्ट का कंप्लीट रोड मैप दिया जाए कि इस सब्जेक्ट की तैयारी आपने किस तरह करनी है। एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन आवर प्लेटफॉर्म तो हम आपकी प्रिपरेशन किस तरीके से करवाएंगे। सो आज की इंग्लिश प्रेसियन कंपोजिशन कोई इतना बड़ा ओरिएंटेशन सेशन नहीं होने वाला। इट इज़ अ शॉर्ट सेशन क्योंकि इसमें इतनी बातें नहीं होंगी। फिर भी हम क्या क्या करने वाले हैं, सबसे पहले जो है वो हम डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट देखेंगे कि इस सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। फिर हम वो देखेंगे कि वो कौन से एरियाज हैं जिनके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए, और एंड में ये देखेंगे कि हम आपकी प्रिपरेशन जो है वो किस तरीके से करवाएंगे। सबसे पहले ये बात याद रखिएगा कि इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन CSS प्रिपरेशन, ठीक है, इन CSS एग्जाम। अक्सर ये कहा जाता है कि दो अंग्रेजी के जो सब्जेक्ट हैं, पहला इंग्लिश एसे है और दूसरा इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन है, जो आपको CSS पास करवाते हैं। इफ यू क्वालिफाई दीज टू सब्जेक्ट्स, योर प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वालिफाइंग CSS विल इंक्रीज टू ऑलमोस्ट 99%। आपकी प्रोबेबिलिटी 99% बढ़ जाती है। आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट, आपके बाकी के कंपलसरी सब्जेक्ट आपका स्कोर डिसाइड करते हैं, आपकी एलोकेशन, आपका ग्रुप डिसाइड करते हैं, आपकी पोजीशन डिसाइड करते हैं, लेकिन आपके पास और फेलियर का जो 100% या 90% जो दारोमदार है, it basically based on the two English subject, that is English essay and English pressing and composition। और दोनों ही एक ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनकी प्रैक्टिस आप थ्रू आउट योर प्रिपरेशन फेज करते रहते हैं। ये करंट अफेयर्स, इस्लामिया, जनरल साइंस एंड एबिलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन या यूएस हिस्ट्री वाले सब्जेक्ट नहीं हैं कि आप जो है वो 2 महीने करके 1 महीने करके इनको साइड पर कर देंगे और फिर जो है वो दूसरे सब्जेक्ट करने लग जाएंगे। ये ऐसी सब्जेक्ट नहीं है। इनकी प्रैक्टिस थ्रू आउट द प्रिपरेशन फेज चलती रहती है। अगर आपने प्रिपरेशन फेज में प्रैक्टिस करना छोड़ दी और फिर एंड में इन चीज़ों को उठाया, तो आपके जो स्किल्स हैं, इंग्लिश राइटिंग स्किल्स या प्रेसी के स्किल्स या एसे के स्किल्स, वो भी डिटेरिएट हो जाएंगे। देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू क्वालिफाई दीज टू सब्जेक्ट। तो मैं आज ही कह रहा हूँ आपसे कि समझना, पढ़ना, ये सब 50% है और 50% प्रैक्टिस है जो आप थ्रू आउट फेस करते रहे। मैं अगर अपनी बात करूं तो जब मैं प्रिपरेशन करता था तो सुबह उठते के साथ ही मैं जो पहला काम करता था, तो पहले मैं वोकैबुलरी रिवाइज करता था, फिर या प्रेसी या कॉम्प्रीहेंशन अटैम्प्ट करता था, फिर मैं एक सब्जेक्ट को लेके बैठता था। इसी तरह संडे वाले दिन या 10 दिन में एक दफ़ा मैं एक कंप्लीट ऐसे अटैम्प्ट कर रहा होता था। तो कंपोजिशन, इंग्लिश प्रेसी कंपोजिशन डेली के बेसिस पे करता था और 10 डेज में तकरीबन एक ऐसे अटैम्प्ट कर रहा होता था, और यही चीज़ आपने भी अडॉप्ट करनी है। बट इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन, ये भी बताता चलूँ कि इंग्लिश प्रेसी और कंपोजिशन एक टेक्निकल सब्जेक्ट है। ये ऐसे जैसा सब्जेक्ट नहीं है। ऐसे में आपको एक ही क्वेश्चन आता है, एक ही टाइटल आता है और उस टाइटल एक ही आप ऐसे लिखते हैं जिसको आपको मार्क किया जाता है। इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन रिलेटिवली ईजियर है इंग्लिश ऐसे से, लेके क्योंकि इसमें मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं और मल्टीपल क्वेश्चंस को आपको आंसर करना होता है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता दूं कि इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन डिमांड्स द कमांड ओवर इंग्लिश लैंग्वेज। हमेशा ये बात याद रखिएगा, ऐसे जो है वो अंग्रेजी ज़बान का पेपर नहीं है, वो आर्ग्यूमेंट्स का पेपर है, स्ट्रक्चर का पेपर है। आप किस तरह टाइटल को जो है वो डिस्क्राइब करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, उसको स्ट्रक्चर करते हैं, एविडेंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। बट इंग्लिश प्रेसी और कंपोजिशन ये प्योर
जो है वो लैंग्वेज का पेपर है, जिसमें आपकी वाकई ही लैंग्वेज चेक की जा रही होती है। दैट इज वाई इट रिक्वायर्स द कमांड ओवर इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें टेंसेज हैं, पंक्चुएशंस हैं, ग्रामर है और दूसरी चीज़ें। अगर इंग्लिश प्रेसी और कंपोजिशन में आपकी एरर्स हो रहे हैं, टेंसेज के, स्पेलिंग्स के, पंक्चुएशंस के, ठीक है, प्रीपोजिशन के, आर्टिकल्स के, तो फिर आप ये सब्जेक्ट पास नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन, आइए हम उसका जो है वो डिवीजन चेक करते हैं कि क्या है इस सब्जेक्ट में और क्या यहाँ पर मौजूद नहीं है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इंग्लिश प्रेसी और कंपोजिशन के सब्जेक्ट की, तो जो दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सबसे पहले 20 नंबर के जो हैं वो हमारे पास वोकैबुलरी आती है, ठीक है, जिसको मैं ऑब्जेक्टिव पार्ट कहते हैं। 10 नंबर के उसमें सिनोनिम्स होते हैं और 10 नंबर के उसमें एंटोनिम्स होते हैं। यानी 10 नंबर उसके होते हैं कि आपको एक वर्ड दे दिया जाता है और सिमिलर मीनिंग का जो उससे मोस्ट क्लोजर टू मीनिंग है वो आपने चूज करना होता है, और एंटोनिम्स में जो अपोजिट मीनिंग है वो आपने चूज करना होता है। यानी 20 मार्क्स की आपकी वोकैबुलरी है इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनिंग। फिर हमारे पास 20 नंबर की प्रेसी राइटिंग आ जाती है। आपको एक पैसेज दिया जाता है, आपको कहा जाता है कि इस पैसेज की प्रेसी बनाएं और उसको एक सुइटेबल टाइटल दें। फिर 20 नंबर का हमारे पास कॉम्प्रिहेंशन आ जाता है। आपके पास एक पैसेज आता है और उसके नीचे कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए होते हैं और कहा जाता है कि इस पैसेज को पढ़ो और नीचे जो क्वेश्चंस दिए हुए उनके आंसर दें इन योर ओन लैंग्वेज। अपनी लैंग्वेज में आपने उसको आंसर करना है। फिर जी करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस होता है। 6 से 7 दिए हुए होते हैं सेंटेंसेस, जिसमें से आपको 5 सेंटेंसेस को करेक्ट फॉर्म में करके लिखना होता है। उसमें ग्रामर की गलती होती है, टेंसेस की गलती होती है, एडवर्ब की, एडजेक्टिव की, प्रीपोजिशन की, उसको आपने सही करके लिखना होता है। कई जगह उसके 5 नंबर होते हैं, काफ़ी जगह उसके 10 नंबर होते हैं। देन पंक्चुएशन, पंक्चुएशन में काफ़ी दफ़ा आपको सेंटेंसेस दे दिए जाते हैं या फिर एक पैराग्राफ दे दिया जाता है कि इस पैराग्राफ को जो है वो आप पंक्चुएट करें और जो है उसको पंक्चुएशन करके, जहाँ पे कैपिटल वर्ड यूज़ होने हैं वहाँ पे कैपिटल वर्ड्स यूज़ करें, कॉमा यूज़ करें, जहाँ पर कॉलन यूज़ होना है कॉलन यूज़ करें, सेमी कॉलन यूज़ करें, अपॉस्ट्रोफी यूज़ करें और उसको एक पंच फुल स्टॉप यूज़ करें और उसको पंक्चुएट करें, और पंक्चुएट करने के बाद उसकी सही फॉर्म में उस पैराग्राफ को लिखें। फिर इसके अलावा काफ़ी दफ़ा नरेशन भी दे देता है, कुछ सालों से नरेशन नहीं दे रहा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट पेयर ऑफ वर्ड्स आ जाते हैं, यानी जो है वो सिमिलर कंफ्यूजिंग वर्ड्स आ जाते हैं। ठीक है, कि आपको कंफ्यूजिंग वर्ड्स दे दिया जाता है और बोला जाता है कि इन दोनों की मीनिंग बताएं और इससे सेंटेंसेस बताएं जिससे इसकी मीनिंग जो है वो वाजे हो जाए। फॉर एग्जांपल एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, ECEPT एक्सेप्ट और ACCEPT एक्सेप्ट, ठीक है, इसका मतलब होता है एक्सेप्ट करना किसी चीज को, और जो भी मीनिंग है EXEPT, यानी उसको एक को मतलब होता है एक्सक्लूड करना और एक को मतलब होता है आप किसी चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। आई एक्सेप्ट दिस गिफ्ट फ्रॉम साजिद, मैंने ये गिफ्ट जो है साजिद से एक्सेप्ट किया। और एक्सेप्ट अली फ्रॉम दिस ग्रुप, अली को जो है वो इसको हटा दें, इसको एक्सक्लूड कर दें, एक्सेप्ट दिस थिंग, ठीक है, तो वो दूसरा वाला ई वाला एक्सेप्ट हो रहा होता है। तो इस तरह बहुत सारे कंफ्यूजिंग वर्ड्स जो है वो आपको दिए जा रहे होते हैं, कभी दफ़ा नहीं भी आ रहे होते हैं। फिर कुछ सालों में हमारे पास इडियम्स आ जाते हैं, ठीक है, कि आप 10 नंबर के इडियम्स, आपको 5 इडियम्स करने होते हैं। इसके अलावा एनालॉजी आ जाती है काफ़ी दफ़ा 5 नंबर की, ठीक है, कि आपको 2 वर्ड्स दिए जा रहे होते हैं और नीचे जो है उसकी सिमिलर जो उनके दरमियान कनेक्शन है। फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट एंड ट्रीज, तो फॉरेस्ट में ट्रीज होते हैं, इसी तरह इन दोनों के दरमियान जो कनेक्शन है उसी कनेक्शन को ढूंढते हुए आपको दूसरे 2 वर्ड सेलेक्ट करने होते हैं, ये कहलाती है एनालॉजी। तो ये है आपका बेसिकली पेपर जिसके ऊपर आपने काम करना है, वोकैबुलरी, प्रेसी, कॉम्प्रिहेंशन और फिर ग्रामर। और लास्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा ट्रांसलेशन का है। अगेन ये मस्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ट्रांसलेशन का मस्ट क्वेश्चन है, उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, जिसमें हमारे पास एक उर्दू का 10 नंबर का पैराग्राफ आता है जिसको हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है।
इसमें से जो मस्ट क्वेश्चन है वो वोकेबलरी है, प्रेसी है, कॉम्प्रिहेंशन है, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस है और ट्रांसलेशन है। इसके अलावा शिफ्ट हो रहा होता है, कई काफी किसी साल में एनालॉजी दे देता है, किसी साल में इडियम्स दे देता है, किसी साल में जो है वो नरेशन दे देता है, तो वो उस चीज़ में चेंज कर रहा था। लेकिन ओवरऑल ये जो मैंने आपके साथ डिस्कस की चीज़ें, इससे बाहर चीज़ नहीं जाएगी। ये हमारा पेपर है जिसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। ये तमाम क्वेश्चंस हैं जिसकी हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब सवाल पैदा होता है, दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि वो कौन से एरियाज हैं जिनके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए, या वो कौन सी चीज़ें हैं जो बच्चे गलत कर रहे होते हैं। देखें, बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, यूजुअली दे वेस्टेड देयर टाइम और दे स्पेंड मैक्सिमम portion of their time in their preparation in confusing sentences, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, इडियम्स, ठीक है, एनालॉजी। अब वो क्या कर रहे होते हैं, वो पूरा पूरा दिन इडियम्स याद कर रहे होते हैं, वो पूरा पूरा दिन कंफ्यूजिंग वर्ड्स याद कर रहे होते हैं, पूरा पूरा टाइम जो है वो करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस में जो है वो वहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है। और इडियम्स की इडियम्स याद हो रहे हैं, कंफ्यूजिंग वर्ड्स याद हो रहे हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स याद हो रहे हैं, ठीक है। और ये इन चीज़ों के ऊपर वो टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। और जारी बात है, इडियम्स कहीं से भी आ सकते हैं, तो आप 5,000 इडियम्स भी याद कर लें तो इस बात की श्योरिटी नहीं है कि जो आपने इडियम्स याद किए हैं वही इडियम पेपर में आएंगे। कंफ्यूजिंग वर्ड्स कहीं से भी आ सकते हैं, आप कितने भी कंफ्यूजिंग वर्ड्स याद कर लें तो इस बात की श्योरिटी नहीं है कि वही कंफ्यूजिंग वर्ड्स आएंगे जो आपने प्रिपेयर किए हैं। सो उनके ऊपर टाइम स्पेंड करते हैं, रूट लर्निंग के ऊपर टाइम स्पेंड करते हैं, जो कि एक बहुत ज़्यादा गलत अप्रोच है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये टेक्निकल पेपर है, उसको टेक्निक के साथ आपने प्रिपेयर करना है। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को, अपने खुद भी प्रिपेयर कराता हूं तो कहता हूं कि 4 एरियाज ऐसे हैं जिनके ऊपर अगर आप फोकस कर लें तो आप इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन का पेपर कभी भी फेल नहीं कर सकते। सिर्फ 4 एरियाज के ऊपर आप फोकस कर लें, बाकी की प्रिपरेशन मैं आपको करा दूंगा, या बड़ी आसानी से वो प्रिपरेशन हो जाएगी, वो मैं आपको बता देता हूँ। सिर्फ 4 एरियाज ऐसे हैं जिनके ऊपर आपने प्रैक्टिस करनी है, फोकस करनी है थ्रू आउट द ईयर। आपने जो है वो इसके ऊपर जो है वो फोकस करे रहना है। पहली चीज है वोकेबलरी। जो 20 मार्क्स की वोकेबलरी आ रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी आपने अच्छी प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से उसको प्रिपेयर करना है। अब वोकेबलरी में कम से कम आपका टारगेट होना चाहिए कि आई हैव टू स्कोर 15 प्लस मार्क्स इन द क्वेश्चन ऑफ वोकेबलरी। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स 20 नंबर के हैं, उसमें मुझे कम से कम 15 से ज़्यादा स्कोर करना है। अब किस तरह स्कोर करेंगे, वोकेबलरी को किस तरह प्रिपेयर करेंगे, तो वोकेबलरी को प्रिपेयर करने के 2 से 3 तरीके हैं। पहला तरीका ये कि जीआरई की वर्ड लिस्ट है उसको आप प्रिपेयर करें डेली की बेसिस के ऊपर। दूसरा मेथड ये है कि आप आइदर यू आर रीडिंग एनी आर्टिकल, न्यूज़पेपर, रिसर्च पेपर, बुक, मैगजीन, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसमें अगर आपको कोई डिफिकल्ट वर्ड लगता है तो वो आप अपने एक रजिस्टर पे लिखें, उसकी देख लिखें कि वो एडजेक्टिव है, वर्ब है या नाउन है, और उसके आगे मीनिंग लिख लें, ठीक है। तो वो आपकी एक अपनी वोकेबलरी बनती चली जाएगी। आप रोज के बेसिस पे, जाहिर बात है सीएसएस का स्टूडेंट रोज के बेसिस के ऊपर कुछ ना कुछ जो है वो पढ़ रहा होता है, कुछ ना कुछ जो है वो प्रिपरेशन कर रहा होता है, तो आपको बहुत ज़्यादा जो है वो क्वेश्चन से आपका इनकाउंटर होगा, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड से आपका इनकाउंटर होगा। तो अपने रजिस्टर के ऊपर एक वोकैब लिस्ट बनाते चले जाएं। एक तो आप जीआरई वर्ड लिस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, दूसरी चीज़ आप क्या कर रहे हैं, डेली के बेसिस के ऊपर आप अपनी वोकैबलरी प्रिपेयर कर रहे हैं। और फिर तीसरी चीज आपने करना है कि जो पास्ट पेपर में, सीएसएस के पास्ट पेपर्स में वोकैब आई हुई है, 20-15 सालों में 20 सालों की वोकैब जो आई हुई है वो आपने प्रिपेयर करनी है। अगर जीआरई वर्ड लिस्ट, अपनी वोकैब जो आपने रजिस्टर पे बनानी है, अपने रजिस्टर पे आप डेली की बेसिस के ऊपर नोट करते चले जाएंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पास्ट पेपर्स की वोकैब, ये 3 चीज़ें अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, यू कैन ईजिली स्कोर 15 प्लस मार्क्स इन वोकैबलरी। दूसरा हमारा जो फोकस्ड एरिया होगा वो होगा प्रेसी राइटिंग, ठीक है। दूसरा हमारा जो फोकस्ड एरिया है वो है प्रेसी राइटिंग, जिसके 20 मार्क्स हैं, जिसमें हमें
कोई चीज याद करने की जरूरत नहीं है। वी जस्ट हैव टू लर्न द स्किल्स ऑफ प्रैक्टिस राइटिंग, वी जस्ट हैव टू लर्न द डूज एंड डोंट्स ऑफ स्ट्रीट राइटिंग, और फिर हमें प्रैक्टिस करनी है और उसकी इवेल्युएशन करानी है। हम आपको इस सेशन में 10 इयर्स की प्रेसी की प्रैक्टिस करवाएंगे। यहाँ पर 10 साल की इंशाल्लाह प्रेसी की प्रैक्टिस होगी। इस सेशन में आपने राइट फ्रॉम 1973 से लेकर 2023 तक की प्रेसिस को अटेम्प्ट करना है, और उसको अपने कोई भी एकेडमी मेंटोर उससे जाए, उससे आप जो है वो चीज़ों को चेक करवाएं। ठीक है, इंशाल्लाह मैं पहले भी ये कह चुका हूँ कि इन नेक्स्ट मंथ इन मार्च जो है हम अपनी फिजिकल एकेडमी भी कराची में खोलने वाले हैं। आफ्टर 3 इयर्स हमने जो है ये जून 2020 में स्टार्ट किया था ऑनलाइन CSS ब्रिंदरी, और ऑलमोस्ट 3 इयर्स के बाद जो है हम जो है अपना पहला फिजिकल कैंपस खोलने वाले हैं। तो जो कराची में रहते हैं तो वो हमारे पास आकर एकेडमी में जो है वो जो है वो चेक चीज़ें करवा सकते हैं। इट्स अप टू यू। ठीक है, एड्रेस वगैरह मैं आपके साथ बाद में शेयर कर दूंगा। तो दूसरा जो हमारा फोकस्ड एरिया है वो है प्रेसी राइटिंग 20 मार्क्स का। ठीक है, कितने मार्क्स का है? 20 मार्क्स का है। इसमें आपको कोई चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जिसमें आपको कोई चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस एंड गेट योर वर्क इवेल्युएटेड। ठीक है, अगेन प्रैक्टिस आपको चाहिए। तीसरा जो हमारा पास फोकस्ड एरिया होगा वो होगा कॉम्प्रीहेंशन का फोकस्ड एरिया। अगेन 20 मार्क्स। इसमें भी हमने सिमिलर, कोई चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ आती है उसी को देखकर हमने आंसर देना होता है, उसी पैराग्राफ में से, उसी पैसेज में से एक्सट्रैक्ट करके हमने अपनी वर्डिंग में आंसर देना होता है। अगेन नो नीड टू क्या कहते हैं उसको, रूट लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है, रिमेंबर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस। अगेन 10 इयर्स की कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस मैं आपको करवाऊंगा इस सेशन में। आपने 1973 से लेके 2023 तक की आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है। कम से कम 2000 से लेकर 2023 कम से कम 23 पेपर्स तो आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है। मैं 2013 से 2023 तक के पेपर आपको कॉम्प्रिहेंशन के सॉल्व कराऊंगा। तो 20 नंबर की वोकेबलरी, 20 नंबर की प्रेसी, 20 नंबर का कॉम्प्रिहेंशन, और जो चौथा फोकस्ड एरिया है वो है ट्रांसलेशन। अगेन नो नीड टू रिमेंबर और रट्टा लगाने की इसमें भी ज़रूरत नहीं। अगेन इसकी भी हमें प्रैक्टिस है। तो वो जो बच्चे हैं वो जो डेली की बेसिस के ऊपर इडियम्स याद कर रहे हैं, कंफ्यूजिंग वर्ड्स याद कर रहे हैं, अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं, आपने वैसा नहीं करना। आपने 20 मार्क्स की वोकेबलरी, 20 मार्क्स की प्रेसी, 20 मार्क्स का कॉम्प्रिहेंशन और 10 मार्क्स की ट्रांसलेशन, ये कितने हो गए? 70 मार्क्स हो गए आपके। ठीक है, 20 20 20 60 और 10 मार्क्स ट्रांसलेशन, 70 मार्क्स के ऊपर अगर आप कंसंट्रेट करेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, यू विल नेवर फेल दिस एग्जाम। किस तरह? देखिए, अगर आप वोकेबलरी में, मैं कह चुका हूँ कि आपने टारगेट करना है 15 प्लस मार्क्स। अगर आप 15 मार्क्स भी ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो 15 मार्क्स आपके वोकेबलरी में हो गए। प्रेसी की अगर आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है और अगर हम उसमें मिनिमम मार्क्स भी लगाएं तो 10 मार्क्स हम लगा लेते हैं आउट ऑफ 20। कॉम्प्रिहेंशन अगेन आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, अगर हम मिनिमम मार्क्स भी लगाएं तो हम 10 मार्क्स लगा देते हैं। कितने हो गए? 20, 15, 10 और 10, ये आपके हो गए 35। ट्रांसलेशन आपकी बहुत प्रैक्टिस है और बुरी भी जाती है तो आप आराम से 5 नंबर ट्रांसलेशन में ले लेंगे, ये हो गए 40। जस्ट बाय फोकसिंग ऑन 4 क्वेश्चन आपका स्कोर 40, 38, 39 के आसपास होगा। क्या हमने बाकी पेपर छोड़ देना है? नहीं, हमने बाकी पेपर छोड़ नहीं देना, लेकिन हमने उसमें स्मार्ट स्टडी करनी है। फॉर एग्जांपल करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस है, उसके 15 से 20 स्ट्रक्चर ऐसे हैं, अगर आप कर लें तो वो आपका कभी गलत नहीं होगा। पंक्चुएशन का एक लेक्चर अगर आप ले लें, उसकी आराम से करें, वहाँ पर आपकी चीज़ गलत नहीं होगी। इडियम्स और जो है हमारे पास कंफ्यूजिंग वर्ड्स, उनके सिर्फ पास्ट पेपर्स कर लें तो वहाँ पर भी आपके 2 से 3 इडियम्स या 3 से 4 कंफ्यूजिंग वर्ड्स हो जाएंगे। सिर्फ 4 एरियाज के ऊपर फोकस करके आपका ये पेपर आराम से पास हो जाएगा। बाकी के क्वेश्चन में आप परफॉर्म अगर एवरेज भी करते हैं, आपका स्कोर आसानी से 50 प्लस स्कोर हो जाएगा। लेकिन
On the other hand, if you skip these 4 important section of English, Precis and composition, and you solely focused on the 30 marks जो है एरिया पे आप फोकस करेंगे, जो जो छोटी छोटी चीजें मैंने आपको पंक्चुएशन, प्रीपोजिशन और जो है कंफ्यूजिंग वर्ड्स, इडियम्स, इन चीजों के ऊपर फोकस करेंगे, ये चीजें आपकी 100% सही भी हो जाएंगी, तब भी आप पेपर क्लियर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 70% पेपर को आप अंडरमाइन कर रहे हैं, उसको आप ओवरलुक कर रहे हैं। यही वजह है कि बच्चे जो है वो इंग्लिश, प्रेसी एंड कंपोजिशन में फेल होते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि इस पेपर की प्रैक्टिस किस तरह करनी है, इस पेपर की प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है। सो अगेन, इंग्लिश, प्रेसी एंड कंपोजिशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर, डिमांड्स कमांड ओवर लैंग्वेज। अब करना क्या है? करना है 4 चीजों के ऊपर फोकस्ड है, वोकैबुलरी, प्रेसी, कॉम्प्रिहेंशन एंड ट्रांसलेशन, और उसको किस किस तरीके से प्रिपेयर करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। तीसरी चीज जो मैंने कहा था कि आपके साथ सेशन में डिस्कस करूंगा, वो चीज ये डिस्कस करूंगा कि हमारा जो सेशन आज से स्टार्ट है, मैं हमेशा कहता हूं ओरिएंटेशन सेशन इज अ पार्ट ऑफ आवर रेगुलर बैच। हमारा जो बैच होता है, रेगुलर क्लासेस होती हैं, उसकी पहली क्लास हमेशा ओरिएंटेशन सेशन होती है, ये रेगुलर क्लास से हटकर नहीं होती। सो आज मैं आप बच्चे जो हमें ज्वाइन कर भी चुके हैं, काफ़ी बच्चे, और जो करना चाहते हैं उनके लिए भी है। यहाँ पर हमारे पास एसए के बच्चे भी मौजूद हैं, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स के बच्चे भी मौजूद हैं, ठीक है। तो उनके लिए जो हम बता रहे हैं कि भाई जो कल से यानी मंडे से या ट्यूसडे से हमारी जो रेगुलर क्लासेस शुरू होंगी, उसमें क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, ठीक है। इसमें मैंने वीक में डिवाइड किया हुआ है, मुमकिन है कि हम वीक 3 वाली चीज़ वीक 1 में भी पढ़ सकते हैं। हम क्या क्या चीज़ कवर करेंगे जी? सबसे पहले 3 इंपॉर्टेंट, वो जो 4 इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, सबसे पहले प्रेसी की बात कर लें तो एक पूरी क्लास होगी, क्लास ऑन द आर्ट ऑफ प्रेसी राइटिंग, डूज एंड डोंट्स आपको प्रेसी राइटिंग के बताए जाएंगे, और फिर हम 10 इयर्स की प्रेसी सॉल्व करेंगे। सेम इज द केस विद कॉम्प्रिहेंशन राइटिंग के पहले एक क्लास होगी कॉम्प्रिहेंशन राइटिंग की, उसके बाद से हम रोजाना ईच ईयर का कॉम्प्रिहेंशन राइट फ्रॉम 2013 टू 2023 हम जो है वो सॉल्व करेंगे। ये हो गई कॉम्प्रिहेंशन और प्रेसी राइटिंग, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं ग्रामर वाले पार्ट के ऊपर। ग्रामर वाले पार्ट में हम क्या जो है वो पढ़ेंगे। इसमें हमारे पास पंक्चुएशन है, कंडीशनल सेंटेंसेस है, नरेशन है, आर्टिकल्स है, प्रीपोजिशन है। इसके अलावा एरर इन द यूजेज ऑफ नाउन, एरर इन द यूजेज ऑफ प्रोनाउन, एडवर्ब, एरर इन द यूज ऑफ एडजेक्टिव, और कुछ 10 से 15 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो कि पेपर में, जिससे आपका जो करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस वाला क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। ये पढ़ने के बाद फिर इनके भी जो पास्ट पेपर्स हैं, यानी पिछले 10 सालों में जो करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस आए हैं, जो प्रीपोजिशन का पेपर है, जो पंक्चुएशन आई हुई है, जो आर्टिकल्स आए हुए हैं, उनकी हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे 10 इयर्स की, ठीक है जी। फिर लास्ट बच गया ट्रांसलेशन। अगेन ट्रांसलेशन के कुछ रूल्स और ट्रांसलेशन जो है हम प्रैक्टिस करेंगे 2016 से लेके 2023 तक, क्योंकि 2016 से पहले ट्रांसलेशन नहीं आती थी। इस तरह हमारा पूरा पेपर जो है वो प्रेसी एंड कंपोजिशन आराम से हम 4 वीक्स 5 वीक्स में इसको बड़े अच्छे तरीके से प्रैक्टिस के साथ कवर करेंगे। उसके बाद से ये आपके ऊपर है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं। आपको कहीं से कोई चीज पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस प्रेसी, यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस कॉम्प्रीहेंशन एंड ट्रांसलेशन, और वोकैबुलरी को प्रिपेयर करते रहें। आपकी करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस भी जो है वो हो चुके होंगे, वही रूल्स आपने रिवाइज करने हैं। पंक्चुएशन भी हो चुकी होगी, सिर्फ रूल्स रिवाइज करने हैं। प्रीपोजिशन भी हो चुकी होगी, सिर्फ रूल्स रिवाइज करने हैं, ठीक है। यस, फॉर इडियम्स एंड कंफ्यूजिंग सेंटेंसेस यू नीड टू कंसल्ट पास्ट पेपर, जिसमें इडियम्स और पास्ट पेपर्स के जो कंफ्यूजिंग सेंटेंसेस हैं वो आपने जो है वो याद रखने हैं, वो भी आपको लिस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी। सो ये है प्रेसी एंड कंपोजिशन, जिसकी रेगुलर क्लासेस इंशाल्लाह कल से या परसों से जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। जो बच्चे जो है वो रजिस्टर्ड होना चाहते हैं वो जो है वो व्हाट्सएप कर दे, जो ना भी होना चाहते हैं जिस तरह मैंने आपको बताई इस तरीके से जो है वो आप प्रैक्टिस करें। इन चीज़ों के ऊपर आप जो है वो फोकस करें। मैंने व्हाट्सएप नंबर एकेडमी का यहाँ पर लिख लिया। इफ़ एनीवन वांट टू रजिस्टर फील फ्री टू मैसेज। अब कोई किसी का कोई और क्वेश्चन है तो यहाँ पर पूछें, वरना हम सेशन को यहाँ पर एंड कर देंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है जी?
किसी का कोई क्वेश्चन है? चलें जी, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो इंशाल्लाह वी विल मीट टुमारो। सर एसए की क्लास हो गई, ऐसे हमारा सेशन तकरीबन ख़त्म हो चुका है। हम अपना नया सेशन शुरू करने जाएंगे ऐसे का हमने सेशन शुरू किया था लास्ट मंथ में। तकरीबन जो है वो हमारी ऐसे की क्लास जो है वो ख़त्म हो चुकी है, ऐसे का सेशन ख़त्म हो चुका है। अब हम नया बैच शुरू करेंगे ऐसे का। ये कंपोजिशन और प्रेसी एंड कंपोजिशन का सेशन है, ठीक है जी। सीमा मैं आपको बता दूंगा, आप फिक्र ना करें, आपको इसके भी बात दे दी जाएगी। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह वी विल मीट टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास। सर न्यू बैच कब स्टार्ट होगा? या तो हम इस वीक में स्टार्ट कर दें, इस मंथ में स्टार्ट करेंगे, या फिर हम मार्च में स्टार्ट करेंगे ऑन कैंपस क्लासेस में, जिसमें ऑनलाइन भी होगा और ऑन कैंपस भी होगा। ठीक है हसीबुल्ला, आप मैसेज कर दें व्हाट्सएप के ऊपर, तो मैं आपको पूरी डिटेल जो है वो ऐसे की भी बता दूंगा और ऑन कैंपस क्लासेस की भी बता दूंगा। किशोर बिल्कुल, बाकी सब्जेक्ट की भी मैं, सर ये सारे टॉपिक आप खुद टीच ऑनलाइन जी? इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन मैं खुद पढ़ाता हूँ। मेरी कोशिश ये होती है कंपलसरी सब्जेक्ट मैं खुद पढ़ाऊँ और ऑप्शनल्स जो है वो डिफरेंट टीचर्स जो है पढ़ा रहे होंगे। सर पीएमएस के पेपर कब कंडक्ट होते हैं? जैगम जैगम सिंध का जो पीएमएस है वो थोड़ा सा इरेगुलर उसका पैटर्न है, वो रेगुलर पैटर्न नहीं है। जिस तरह सीएसएस का है या पीएमएस पंजाब का है या पीएमएस केपीके का है, उस तरह का रेगुलर पैटर्न कोई नहीं है। जिस तरह सीएसएस में पता होता है कि जी अक्टूबर में फॉर्म आएंगे, फरवरी में पेपर होंगे, पीएमएस सिंध में नहीं पता होता। तो उसका एक इतना इरेगुलर पैटर्न है कि कुछ कहा नहीं जा सकता, बड़ा उसके अंदर डिले है, तो उसके बारे में कुछ हतमी चीज़ नहीं कही जा सकती। ठीक है जी, थैंक यू सो मच जी। इंशाल्लाह वी विल मीट टुमारो इन द रेगुलर क्लासेस। आपको व्हाट्सएप नंबर शेयर हो चुका है, ठीक है। इफ एनीवन वांट्स टू रजिस्टर इन प्रेसी एंड कंपोजिशन क्लासेस, फील फ्री टू रजिस्टर। और किसी का कोई इशू है फीस रिलेटेड या जो भी है, इस व्हाट्सएप नंबर पर डिस्कस करें, इंशाल्लाह उस इशू को भी रिजॉल्व किया जाएगा। थैंक यू सो मच।